नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे स्थापना संहिता वॉल्यूम 1 के एक बहुत ही अहम हिस्से पर मतलब अध्याय 3 पर जरा गहराई से नजर डालने वाले हैं। हाँ, ये अध्याय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टर्मिनेशन ऑफ सर्विस यानी सेवा समाप्ति और रीएम्प्लॉयमेंट यानी पुनर्नियोजन से जुड़े नियमों की बात करता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं नियमों को समझने में हमारी मदद करेगी। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये नियम क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कब नौकरी खत्म हो सकती है और दोबारा नियुक्ति की क्या गुंजाइश है। सही। तो चलिए नियम 301 से ही शुरू करते हैं। ये अस्थायी रेलवे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के बारे में है। हाँ। तो इसमें सामान्य प्रक्रिया क्या है? लिखा है कि भाई 1 महीने का नोटिस देना होता है, या फिर अगर नोटिस नहीं देना तो उसके बदले 1 महीने का वेतन और भत्ता दे दो। ये तो सीधा सा लगता है। हाँ, देखिए सामान्य हालात में तो ये सीधा ही है, मतलब कर्मचारी को थोड़ा वक्त या मुआवजा मिल जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक पेच है, वो समझना जरूरी है। अगर सेवा समाप्ति का कारण क्या कहते हैं दंडात्मक है, प्यूनिटिव है। अच्छा, प्यूनिटिव मतलब किसी सजा के तौर पर। हाँ बिल्कुल, किसी गलती या कदाचार की वजह से अगर नौकरी से निकाला जा रहा है तो फिर ये 1 महीने के नोटिस वाली शर्त लागू नहीं होती। ओहो, तो फिर नोटिस नहीं देना पड़ता? ऐसा क्यों? देखिए, इसका तर्क ये है कि अगर किसी ने कोई गंभीर अनुशासनहीनता की है तो प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने का अधिकार होना चाहिए। उस स्थिति में शायद 1 महीने का नोटिस देना ठीक ना हो, तो ये नियम प्रशासन को थोड़ी छूट देता है। लेकिन ये सिर्फ दंडात्मक मामलों में। हाँ बिल्कुल, सिर्फ दंडात्मक मामलों में। सामान्य स्थितियों में जैसे कोई पद खत्म हो रहा है या कोई और वजह है तो वो नोटिस या मुआवजा मिलेगा। मतलब एक संतुलन बनाने की कोशिश है। समझ गया। तो कारण जानना बहुत जरूरी है यहाँ। अच्छा, अब आते हैं नियम 302 पर। ये प्रोबेशनर्स के बारे में, जो भी पक्के नहीं हुए। हाँ, परिवीक्षाधीन कर्मचारी। अगर प्रोबेशन पीरियड में उनका काम ठीक नहीं लगता तो उनकी सेवा भी 1 महीने के नोटिस या वेतन देकर खत्म की जा सकती है। और इसमें एक रेलवे बोर्ड पत्र RBE 1317/2016 का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रोबेशन का मतलब ही होता है परखना। सिर्फ कर्मचारी को नहीं, बल्कि ये भी देखना कि वो माहौल में फिट है या नहीं और क्या संगठन भी उसके लिए सही है। एक तरह का ट्रायल पीरियड है ये। हाँ, सही है। तो नियम 302 इसी ट्रायल के नतीजे के लिए एक रास्ता बताता है। अगर प्रदर्शन ठीक नहीं है तो सेवा समाप्ति की एक साफ प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये RBE 1317/2016 वाला पत्र? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह दिखाता है कि असंतोषजनक प्रदर्शन का क्या मतलब है, इसे कैसे तय किया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हैं। अच्छा। इससे थोड़ा मनमानापन कम होता है, एक रूपता आती है। मतलब ये नहीं कि बस कह दिया कि काम ठीक नहीं है, प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी नियम तो है पर उसे लागू करने के लिए और भी गाइडलाइंस है। ठीक है। अब एक और तरह के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, नियम 303 उनके लिए है। हाँ, अनुबंध कर्मचारी। इनकी सेवा समाप्ति कैसे होगी? कहा गया है कि ये पूरी तरह उनके अनुबंध की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी जरूरत पड़ने पर 1 महीने के नोटिस या वेतन का जिक्र है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? अगर सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर ये नोटिस वाली बात क्यों? हाँ, ये सवाल अच्छा है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज उनका कॉन्ट्रैक्ट ही है। वही उनका बाइबल है, कह सकते हैं। ठीक है। जो परमानेंट या टेम्पररी कर्मचारियों के नियम होते हैं वो उन पर वैसे लागू नहीं होते। उनकी सैलरी, छुट्टी, सेवा समाप्ति सब कुछ उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। अब रहा सवाल इस 1 महीने के नोटिस या वेतन का। तो इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद ये एक डिफॉल्ट क्लॉज हो, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ साफ नहीं लिखा है तो ये नियम लागू हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है ये कुछ खास तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हो। लेकिन हाँ, पहली नजर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पर ही डालनी होगी। सही कहा, कॉन्ट्रैक्ट ही राजा है। अच्छा, अब आते हैं नियम 304 पर। ये पहली बार पढ़ने में तो काफी सख्त लगता है। हाँ, ये अनुपस्थिति वाला नियम है कि अगर कोई कर्मचारी बिना इजाजत के लगातार 5 दिन या ज्यादा गायब रहता है तो उसकी सेवा स्वतः समाप्त, ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड मानी जा सकती है। 5 दिन और ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, ये तो हाँ, स्वतः समाप्त शब्द सुनने में वाकई कठोर है और ये दिखाता भी है कि रेलवे अनधिकृत अनुपस्थिति को कितनी गंभीरता से लेता है। सोचिए,
इतने बड़े नेटवर्क में लोग यूं ही गायब होने लगे तो क्या होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? इसका मतलब ये नहीं कि 5 दिन पूरे हुए और छठे दिन नौकरी खत्म, ऐसा नहीं होता। तो फिर सबसे जरूरी ये है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस देना ही देना है। ये अनिवार्य है। अच्छा, शो कॉज नोटिस। हाँ, ये कर्मचारी को मौका देता है अपनी बात रखने का, बताने का कि वो क्यों गैर हाजिर था। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, कोई वाजिब वजह हो। प्रशासन को उस पर विचार करना होता है। अगर जवाब नहीं आता या जवाब ठीक नहीं लगता, तब जाकर सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई हो सकती है। तो ये स्वतः शब्द बस प्रक्रिया शुरू होने का संकेत है, अंतिम फैसला नहीं। शो कॉज नोटिस जरूरी है, ये जानना बहुत अहम था। शुक्रिया। बिल्कुल। चलिए अब इस्तीफे की बात करते हैं। जब कर्मचारी खुद नौकरी छोड़ना चाहे, नियम 305 स्थायी कर्मचारियों के लिए क्या है? कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होगा। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। 1 महीने का नोटिस पीरियड, इससे डिपार्टमेंट को भी वक्त मिल जाता है इंतजाम करने का। इसी नियम में एक और बात है, समूह ए और बी के अधिकारियों के इस्तीफे की मंजूरी रेलवे बोर्ड या कोई उच्च अधिकारी देगा। ये क्यों? बाकी कर्मचारियों का इस्तीफा कौन मंजूर करता है? आमतौर पर जो ग्रुप सी या डी के कर्मचारी हैं, उनका इस्तीफा उनके डिपार्टमेंट हेड या यूनिट इंचार्ज मंजूर कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप ए और बी के अधिकारी वो सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं। हाँ, वो तो है। वो पॉलिसी बनाने, बड़े प्रोजेक्ट्स देखने या बड़े डिवीजन या जोन चलाने में शामिल होते हैं, तो उनके जाने का असर ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए शायद रेलवे बोर्ड या जो भी हाई अथॉरिटी है, वो ये पक्का करना चाहती है कि उनके जाने से पहले सारा हिसाब किताब देख लिया गया है, कोई जरूरी काम रुकेगा नहीं, उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा वगैरह। ये एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है। समझ गया। ऊंचे पद, ज्यादा जिम्मेदारी, तो प्रक्रिया भी ज्यादा सख्त। लेकिन नियम 305 में एक और बहुत ही जरूरी बात छुपी है, पेंशन वाली। बिल्कुल, और ये शायद कर्मचारियों के लिए इस नियम का सबसे प्रैक्टिकल पहलू है। नियम साफ कहता है कि अगर कोई परमानेंट कर्मचारी 20 साल की अर्हक सेवा, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर लेता है। 20 साल? हाँ, 20 साल। और उसके बाद वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS के तहत नौकरी छोड़ता है, तो उसे नियम के हिसाब से पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, VRS लेने पर? हाँ, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अगर कोई कर्मचारी 20 साल पूरे किए बिना या VRS की शर्तें पूरी किए बिना बस यूं ही साधारण इस्तीफा दे देता है, तो उसे आमतौर पर पेंशन का फायदा नहीं मिलता। ओह, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना काफी नहीं है, कैसे छोड़ी जा रही है इससे पेंशन तय होगी। 20 साल बाद VRS लेना और उससे पहले इस्तीफा देना फाइनेंशियली बिल्कुल अलग बातें हैं। एकदम सही कहा आपने। ये कर्मचारी के लंबे समय के आर्थिक भविष्य पर सीधा असर डालता है। इसके पीछे शायद सोच ये है कि रेलवे चाहता है कि अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक टिकें। हाँ, ये तो लगता है। 20 साल एक पड़ाव है, उसे पूरा करने पर VRS के साथ पेंशन देना एक तरह का इनाम है, जबकि साधारण इस्तीफा, खासकर कम सर्विस के बाद, शायद उतना फायदेमंद नहीं माना जाता संगठन के लिए, तो उसे पेंशन से नहीं जोड़ा गया है। ये नियम कहीं ना कहीं कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के फैसले को प्रभावित करने के लिए बनाया गया लगता है। ये वाकई बहुत जरूरी पॉइंट, सबको पता होना चाहिए। चलिए अब इस अध्याय के आखिरी नियम पर आते हैं, नियम 306। ये पुनर्नियोजन, रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। मतलब किसी पुराने कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर रखना। क्या ये मुमकिन है? हाँ, नियम 306 कहता है कि ये मुमकिन तो है, किसी पुराने रेलवे कर्मचारी को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन ये कर्मचारी का हक नहीं है। ये पूरी तरह से प्रशासन की जरूरत और मर्जी पर है। किन शर्तों पर हो सकता है ये? 2 मुख्य आधार बताए गए हैं। पहला, प्रशासनिक आवश्यकता, एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, यानी डिपार्टमेंट को सच में उस आदमी की जरूरत है। और दूसरा, कर्मचारी की योग्यता, सूटेबिलिटी क्वालिफिकेशंस, मतलब वो उस काम के लिए फिट है या नहीं। ये प्रशासनिक आवश्यकता का क्या मतलब हो सकता है? कोई उदाहरण? जरूर। जैसे मान लीजिए रेलवे को कोई ऐसा खास हुनर चाहिए जो बहुत कम लोगों में होता है, और कोई पुराना कर्मचारी है जिसके पास वो हुनर था और वो अब बाहर है। हाँ। या कोई बहुत जरूरी पोस्ट अचानक खाली हो गई और उसे भरने के लिए किसी अनुभवी पुराने आदमी से बेहतर कोई नहीं मिल रहा। या कोई खास प्रोजेक्ट है जिसके लिए किसी पुराने कर्मचारी का तजुर्बा चाहिए ही चाहिए। ऐसी खास स्थितियों में रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा जा सकता है।
ये नॉर्मल भर्ती का रास्ता नहीं है। और अगर किसी को दोबारा रख लिया तो क्या उसकी पिछली नौकरी का कुछ फायदा मिलता है, सीनियरिटी, पेंशन वगैरह में? ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है। नियम 306 में ये साफ है कि पिछली सेवा की गिनती, चाहे वो पेंशन के लिए हो, सैलरी के लिए हो या किसी और चीज के लिए, तभी होगी जब उसे विधिवत मान्यता, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड दी जाए। मतलब ऑटोमेटिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा या जो शर्तें होंगी, उनमें साफ लिखा होना चाहिए कि पिछली सर्विस को किस हद तक और किन फायदों के लिए गिना जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो उसे बिल्कुल नया कर्मचारी ही माना जा सकता है। तो पुनर्नियुक्ति एक खास प्रक्रिया है, जरूरत और योग्यता पर आधारित, और पिछली सर्विस का फायदा मिलना भी तय नहीं, मंजूरी पर निर्भर है। बिल्कुल। बहुत अच्छे। तो हमने अध्याय 3 के सभी 6 नियम 301 से 306 तक देख लिए। अस्थायी कर्मचारी, प्रोबेशनर, कॉन्ट्रैक्ट वाले, गैर हाजिरी, इस्तीफा और दोबारा नौकरी, सब पर बात हो गई। हाँ, लगभग सभी पहलू कवर हो गए। तो अब वक्त है कि जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लें। हाँ, बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि ज्यादातर मामलों में, जैसे अस्थायी कर्मचारी नियम 301, प्रोबेशनर नियम 302 या स्थायी कर्मचारी का इस्तीफा नियम 305, नौकरी छोड़ने या खत्म करने के लिए आम तौर पर 1 महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन का नियम है। सही। दूसरी बात, अगर नौकरी से निकालना दंडात्मक कारणों से है तो इस नोटिस की जरूरत नहीं है, नियम 301 ये प्रशासन को अधिकार देता है। तीसरा, बिना इजाजत लगातार 5 दिन या ज्यादा गैर हाजिर रहना, नियम 304 बहुत सीरियस है। सेवा स्वतः समाप्त मानी जा सकती है, लेकिन सिर्फ कारण बताओ नोटिस देने और जवाब सुनने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद। स्वतः का मतलब प्रक्रिया को नजरअंदाज करना नहीं है। चौथा, प्रोबेशनर्स नियम 302 के लिए नियम को RBE 13/7/2016 जैसी गाइडलाइन से और साफ किया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वालों नियम 303 के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट ही सबसे ऊपर है, हालांकि वो 1 महीने के नोटिस वाली बात शायद डिफॉल्ट में हो सकती है। पांचवां, इस्तीफे के मामले में नियम 305 ग्रुप ए और बी के अधिकारियों के लिए मंजूरी रेलवे बोर्ड या ऊंचे अधिकारी से लेनी होती है। हाँ, उनकी सीनियरिटी की वजह से। और इसी नियम 305 का सबसे बड़ा पॉइंट, 20 साल की सर्विस के बाद VRS पर पेंशन मिल सकती है, लेकिन सिंपल इस्तीफे पर आमतौर पर नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है। और छठा आखिरी नियम 306, पुनर्नियोजन सिर्फ खास हालात में, प्रशासनिक जरूरत और योग्यता के आधार पर ही मुमकिन है, और पिछली सर्विस का फायदा तभी मिलेगा जब उसे विधिवत मान्यता दी जाए। बेहतरीन। ये शॉर्ट समरी इन नियमों को याद रखने में बहुत मदद करेगी। तो ये था भारतीय रेलवे स्थापना संहिता वॉल्यूम 1 के अध्याय 3 का हमारा आज का विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे ये नियम रेलवे जैसे बड़े संगठन में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, उनके अधिकारों और प्रशासन की जरूरतों के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से ये नियम अलग अलग तरह के रोजगार, टेम्परेरी, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी खत्म होने की अलग अलग वजहों, जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन, एब्सेंस, इस्तीफा, परफॉर्मेंस, सबको कवर करते हैं। हाँ। इनमें प्रक्रिया का भी ध्यान रखा गया है, जैसे शो कॉज नोटिस, और संगठन की जरूरतें भी, जैसे सीनियर ऑफिसर्स के इस्तीफे पर कंट्रोल या रीएम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है, वो नियम 305 की पेंशन वाले हिस्से से जुड़ा हुआ। हमने देखा कि 20 साल बाद VRS से पेंशन मिलती है, पर साधारण इस्तीफे से नहीं। हाँ, ये बड़ा अंतर है। तो इस साफ अंतर के पीछे रेलवे की क्या सोच हो सकती है? क्या ये सिर्फ लंबी सर्विस का इनाम है, या फिर इसका मकसद ये है कि लोग नौकरी में टिके रहें, अचानक इस्तीफे ना दें? और क्या ये पॉलिसी कामयाब होती है? मतलब ये सोचने वाली बात है कि ये नियम कर्मचारियों के करियर के फैसलों पर कैसे असर डालता होगा। वाकई, नियमों के पीछे की वजह और उनका असर, इस पर सोचना हमेशा दिलचस्प होता है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसे यहीं समाप्त करते हैं।